Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, बच्चे. Good afternoon, sir. Good afternoon, बच्चे. टिल्लू, जय श्री राम. लगन सिया रामचंद्र की जय. हाँ, वेरी गुड. सर बच्चे. सर एग्जाम में चैप्टर 1 आएगा ना सर, वो 11 का और 12 का. हाँ, अब दोनों चैप्टर आएंगे. चैप्टर 1 12th का भी और 11th का भी. यस सर. तो लास्ट लेक्चर में हम बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वहां तक पढ़ चुके थे और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं और ग्राम स्टेनिंग वो तो हमने देख लिया था. ग्राम स्टेनिंग एग्जैक्टली क्या होती है, किस तरीके से हम स्टेन करते हैं, वो कंसेप्ट जो है मैं बताऊंगा अभी. एक बार थोड़ा और बच्चे जो हैं वो ऐड हो जाएं. Excuse me, sir. सर एक क्वेश्चन है, ये ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस का लेना जो इसका वर्गीय पदानुक्रम है उस पे फेंड्रोगैमी क्यों दिए हैं? क्या दोबारा बोलो, थोड़ा जोर से बोलो. सर मैं टाइपिंग कर रही हूँ. हाँ, वर्क कर रहा है ना, बिना सॉफ्टवेयर के काम कर रहा है. हाँ, कर रहा है. सर कौन से चैप्टर इस बार नहीं आएगा? कौन सा चैप्टर आएगा टेस्ट में? टेस्ट में द लिविंग वर्ल्ड और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. द लिविंग वर्ल्ड. सर गुड आफ्टरनून. सर टेस्ट में कौन सा चैप्टर आएगा? टेस्ट में 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड आएगा और 12th का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आएगा. सर एक बार फिर से बोलिए. द लिविंग वर्ल्ड एंड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. ओके सर, थैंक यू सर. सजीव जगत और जीव. ठीक है. कविता तुम ये क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझे, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस के टेक्सोनोमिक हायरार्की में फेनरोगैमी क्यों दिया है? फेनरोगैमी दे सकते हैं ना हम. जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ना, जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको हम फेनरोगेम्स में रखते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्सटर्नली विजिबल होता है. ठीक है. तो जैसे किंगडम प्लांटी है, उस किंगडम प्लांटी के अंदर जब हम डिवाइड करते हैं इस बेसिस पे, ओसवाल्ड टिप्पो ने क्लासिफिकेशन दिया था, तो क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स दो पार्ट में डिवाइड किया था. तो फेनरोगेम्स में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं. तो यहाँ पर फेनरोगेमी दिया हुआ है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्सटर्नली विजिबल हो गए और ये फ्लावरिंग टाइप का प्लांट है ना. तो फेनरोगेम्स के अंदर आ जाएंगे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म के आगे का क्लासिफिकेशन आपको पता ही है. ठीक है. सर लेकिन एंजियोस्पर्मी और उसके बाद फिर फेंड्रोगैमी दिए हैं. एंजियोस्पर्म के बाद में? यस सर. नहीं, एंजियोस्पर्म के पहले होना चाहिए. नो सर, इसका जो वो है ना डाइकोटिलेडोन्स का क्लास है. हाँ. उसके बाद एंजियोस्पर्मी दिया है. हाँ? उसके बाद फेनरोगैमी के प्लांट. उल्टा देख लो फिर.
हायरार्की जो है ना वो कहाँ से तुम देख रहे हो, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो, उसका मतलब है ना। यस सर। तो फिर ठीक है, मतलब हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो पहले फेंड्रोगेमी आएगा, फिर एंजियोस्पर्म आएगा, फिर डाइकॉट आएगा। नीचे से देखोगे तो पहले डाइकॉट मिलेगा, फिर एंजियोस्पर्म, किंगडम तो प्लांटी आएगा ना? प्लांटी। हाँ। ओके सर, थैंक यू। सूर्यकांत बच्चा पूछ रहा है कि सर माइक्रो प्रोपेगेशन किसी भी प्लांट में हो सकती है कि किसी स्पेशल प्लांट में? बच्चे किसी भी प्लांट में हो सकती है, क्योंकि ये जो माइक्रो प्रोपेगेशन है ये एक्चुअल में क्या है, टिश्यू कल्चर ही तो है। और टिश्यू कल्चर में मैंने बताया था कि प्लांट के हर प्लांट के अंदर जो लिविंग सेल्स हैं उनके अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। तो टोटीपोटेंसी होने की वजह से क्या होगा, लिविंग सेल चाहे वो पैरेन्काइमा है या कोलेनकाइमा है या कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, उससे कंप्लीट प्लांट बन सकता है ना, कल्चर मीडियम में। और बहुत सारे हजारों की संख्या में प्लांट बनाते हैं तो बोलते हैं उसको माइक्रो प्रोपेगेशन। तो माइक्रो प्रोपेगेशन किसी भी प्लांट में हो सकती है, ठीक है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन? सूक्ष्म प्रवर्धन, हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। सर ये कैसे होता है सूक्ष्म प्रवर्धन? प्लांट का कोई टिश्यू ले लेते हैं, जैसे मान लो तुमने मेरिस्टेम ले लिया, उस मेरिस्टेम को हम क्या करते हैं, कल्चर मीडियम में रखते हैं। कल्चर मीडियम एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर जो भी उस सेल को डिवाइड करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो, ठीक है। और न्यूट्रिएंट के साथ साथ उसके अंदर ऑक्सीजन होना चाहिए और हार्मोन्स वगैरह जो चाहिए उसको, ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन। मैंने बताया था कि कैसे उनका रेशियो जो है वो डिटरमाइन करता है कि शूट बनेगा कि रूट बनेगा। तो उसके अंदर हम उसे कल्चर करवाते हैं। ग्रेजुअली क्या होता है, जब हम हिलाते रहेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा सेल्स जो है वो डिटैच होकर के बहुत सारे क्या बना देंगे, छोटे छोटे से कैलस बना देंगे। और उन कैलस से फिर क्या होगा, ऑक्सीजन से रूट बन जाएगा, साइटोकाइनिन से शूट बन जाएगा, छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाएंगे और उससे फिर हम नया प्लांट बना लेंगे। तो उसे बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। माइक्रो प्रोपेगेशन वाला लेक्चर पढ़ा था क्या कि नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़े थे। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाला वो नहीं पढ़ा था लेक्चर? नहीं पढ़े थे सर, अटेंड नहीं किए सर, लेट ज्वाइन किए। अच्छा, लेट ज्वाइन किया है तो वीडियोस जो है ना वो देखना, उसमें जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर है ना, उस चैप्टर की जो वीडियोस है उसमें देखना, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप्स में हमने ये पढ़ा हुआ है डिटेल में, तो एक बार तुम उसको देख लेना, है ना। सर रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी के मतलब डिफरेंस क्या है? हाँ, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो लाइट की एनर्जी को यूज करके फूड बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। जो रसायन की ऑक्सीडेशन ऊर्जा को यूज करके अपना भोजन बनाएंगे वो रसायन संश्लेषी होते हैं, है ना। अभी आज हम डिटेल में भी देखेंगे उसे, ठीक है। जब कोई व्यक्ति कोमा में होता है तो उसे सजीव या निर्जीव, देखो यदि कोई व्यक्ति कोमा में है तो मैंने कोमा में रहने के बहुत सारे केसेस डिस्कस किए थे कि कोमा में है और यदि लाइफ सपोर्ट या वेंटिलेटर पे ही प्रेजेंट है तब तो हम उसे ना तो लिविंग ना ही नॉन लिविंग बोल देते हैं। बट इन जनरल यदि कोई कोमा में है और ऑटोनोमिक एक्टिविटीज चल रही है शरीर की और ना उसे लाइफ सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट सलाइन वगैरह चढ़ा रखा है और वो जिंदा है, तो उसे हम लिविंग बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, याद होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस के अंदर जो आनंद भाई होते हैं, कोमा में है लेकिन लाइफ सपोर्ट पे नहीं है, तो उसे हम श्योरली लिविंग बोलेंगे, ठीक है ना। तो यदि वेंटिलेटर पे नहीं है और कोमा में है सिर्फ, लेकिन शरीर की आंतरिक क्रियाएं जो है वो अपने आप चल रही हैं, तो उसे हम लिविंग बोलेंगे। लेकिन यदि वो इंटरनल एक्टिविटी भी नहीं कर पा रहा है, उसका ब्रेन जो है वो बहुत कम काम कर रहा है, इतना कम कि उसे काम करने के लिए बाहर से हमें आर्टिफिशियली ऑक्सीजन देना पड़ रहा है, हार्ट की आर्टिफिशियल पंपिंग करनी पड़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में उस पर्टिकुलर मोमेंट में हम उसे ना तो लिविंग बोलेंगे और ना ही नॉन लिविंग बोलेंगे, वो उसके बीच में कहीं वेजिटेटिव स्टेज में अटका हुआ। सर और कोमा में सेल डिवीजन होता है कि नहीं होता? होता है बिल्कुल। कोमा वाला पेशेंट जो है, कोमा में यदि लंबे टाइम से है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे लाइफ सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस टाइम पे शरीर के अंदर ही अंदर उसका हार्ट खुद से पंप कर रहा है, वो खुद से सांस ले पा रहा है, ऐसा सब कर रहा है, तो बॉडी के अंदर सर्कुलेशन वगैरह भी हो रहा होगा। सर क्या हो जाता है कि व्यक्ति कोमा में चला जाता है? कोमा में जाने का रीजन जो है ना वो होता है ब्रेन की एक्टिविटी का कम हो जाना। हमारा ब्रेन जो है वही तो हमारे सारे रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब मान लो किसी के अंदर क्या हुआ, ब्रेन की सप्लाई, कोमा में जाना उसी तरीके से जैसे कोई आदमी बेहोश हो गया। मान लो कोई आदमी जो है वो खाना खा करके नहीं आया, बहुत मेहनत कर रहा है और उसकी बॉडी के अंदर क्या हुआ, ब्रेन को जितना सप्लाई मिलना था उतना सप्लाई नहीं मिल रहा और वो क्या हुआ, बेहोश हो गया। तो बेहोश होना
मतलब ब्रेन की एक्टिविटी कम हो गई, क्यों? क्योंकि उसे कुछ फूड नहीं मिल रहा है, उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऐसे सब रीजन हो सकते हैं। तो इनकी वजह से क्या हुआ, वो मतलब बेहोश हो गया। अब बेहोश होना तो क्या हुआ, हमने वापस से स्टिमुलस दिया, अचानक से ब्रेन एक्टिव हो गया खुद से, या हमने ग्लूकोज पिला दिया, एक्टिव हो गया, तो हमने इसको कॉमा नहीं बोला। बट सीवियर इंजरी की वजह से या बॉडी के अंदर कोई सीवियर प्रॉब्लम की वजह से ब्रेन के साथ ऐसा हो रहा हो जिसकी वजह से ब्रेन ने अपनी एक्टिविटी करना कम कर दिया, मोटर रेस्पॉन्स, सेंसरी रेस्पॉन्स, ऐसे रेस्पॉन्स लॉस हो गए, या फिर इतना ज्यादा ब्रेन मतलब इनएक्टिव हो गया कि इवन वो खुद से ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा है, कुछ बॉडी की हार्ट पंपिंग जो है वो ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज है वो भी नहीं हो पा रही है। तो इन सब केसेस में ब्रेन की एक्टिविटी के कम हो जाने की वजह से, बहुत कम हो जाने की वजह से कोई पर्सन जो है, कोई व्यक्ति जो है वो किस में चला जाता है, कॉमा में चला जाता है। ठीक है ना। हाइड्रा में ट्रू रीजनरेशन होता है कि बिल्कुल सूर्यकांत, होता है हाइड्रा में ट्रू रीजनरेशन भी। उदय प्रकाश, सेल की संख्या में ग्रोथ होने को वृद्धि का एग्जाम्पल है या रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है? बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर सेल की संख्या में वृद्धि हो रही है तो सिर्फ ग्रोथ होगा। यदि हमारी बॉडी में यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर यदि सिर्फ सेल का नंबर बढ़ रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोश के जीवों की संख्या में वृद्धि होना क्या होगा, ग्रोथ तो है, उसके साथ साथ जनन भी होता है। तो एक कोशिकीय में दोनों एक ही बात होती है, वृद्धि और जनन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जबकि मल्टी सेलुलर के अंदर क्या होता है, मल्टी सेलुलर के अंदर रिप्रोडक्शन इज सेपरेटली एक्सक्लूसिवली अदर कैरेक्टर, और ग्रोथ जो है वो अलग कैरेक्टर है ना। तो सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो दोनों जगह पे होगी, ग्रोथ में भी होगी और रिप्रोडक्शन में भी होगी। ठीक है ना, क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़े क्या? आगे स्टार्ट करें? यस सर। सर तो लास्ट लेक्चर में हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया था। आज जो है हम टॉपिक को कंटिन्यू करें। आज हम देखेंगे ग्राम स्टेनिंग के बारे में कि ग्राम स्टेनिंग क्या होती है। देखो, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो है, ग्राम अभिरंजन बोलते हैं हिंदी में। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो है, इसका नाम रखा हुआ है ग्राम स्टेनिंग। क्यों? क्योंकि ये डेवलप किया था किसने, क्रिश्चियन ग्राम। ये साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए एक टेक्निक डेवलप की, और उस टेक्निक को ही हम क्या बोल रहे हैं, ग्राम स्टेनिंग बोल रहे हैं। अभी ग्राम स्टेन होता क्या है, ये ग्राम स्टेन जो है इसके अंदर होता है क्रिस्टल वायलेट। जो स्टेन है उसका नाम है क्रिस्टल वायलेट। अभिरंजन है, आप लोगों ने स्कूल में जब स्लाइड बनाई होगी तो इओसिन या सफ्रेनिन ऐसे सब डाई यूज किए होंगे। बिल्कुल उसी तरीके से एक डाई है ग्राम स्टेन, जो कि क्या होता है, क्रिस्टल वायलेट होता है, और उसके साथ साथ इसके अंदर होता है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन जो होता है ये मॉडेल का काम करता है। मॉडेल वो होता है जो डाई की एफिनिटी को बढ़ाता है। यानी ग्राम स्टेन क्रिस्टल वायलेट होता है, और साथ में हम क्या यूज करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन यूज करते हैं। अब क्या किया, जो ग्राम स्टेन है इससे हमने बैक्टीरिया को स्टेन किया। पहले क्या किया, एक स्लाइड लेते हैं और उस स्लाइड के ऊपर जो बैक्टीरिया है हमारा सैंपल वाला, वो बैक्टीरिया रख लिया, जो सैंपल है उसको रख लिया। अब क्या करते हैं, उसको हीट पे गर्म करते हैं, फ्लेम लगा करके उसको गर्म करते हैं। हीट की वजह से क्या होता है, वो बैक्टीरिया जो है वहां पर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, फिक्स हो जाएगा। उसमें हम बोलते हैं हीट फिक्स बैक्टीरिया। हीट फिक्स बैक्टीरिया इज स्टेन। अब क्या किया हमने, क्रिस्टल वायलेट लेकर के वो जो स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया थे उनके ऊपर हमने क्रिस्टल वायलेट जो है ड्रॉप से ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे ड्रॉप जो है वो डाल दिए। अब ड्रॉप डालने के बाद क्या करेंगे हम, ड्रॉप डालने के बाद में अब उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड भी है, और फिर उसके बाद में हमने क्या किया, उसे वॉश कर देते, क्लीन कर देते। वॉश करते हैं किससे, उसको वॉश करते हैं वॉश्ड विद अल्कोहल, अल्कोहल से या एसीटोन से, ऐसे डाई से हम उसे वॉश कर देते हैं, उसे क्लीन कर देते हैं। क्या किया, एक स्लाइड लिया, उस स्लाइड के ऊपर हमने बैक्टीरिया को रखा, हीट फिक्स किया, उसके ऊपर कुछ ड्रॉप से हमने
क्रिस्टल वायलेट डाल दिया और पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया, और डालने के बाद में क्या किया, उसे उसके ऊपर फिर ड्रॉपर लेकर के क्या लिया, अल्कोहल, और अल्कोहल से उसे वॉश किया, उसको धो दिया एक तरीके से। अब धोने के बाद में क्या होगा, धोने के बाद में हम यदि उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखें तो दो रिजल्ट मिल सकते हैं। या तो हो सकता है कि बैक्टीरिया इस डाई से अभी भी स्टेन रहा, या फिर धुलने के साथ में उसका स्टेन धुल गया। कैसे समझ सकते हो, जैसे मान लो बैक्टीरिया नहीं है, कपड़ा है, व्हाइट कलर का एक कपड़ा है और व्हाइट कलर की एक पॉलीथीन है, दो चीजें हम बोल रहे हैं, ठीक है। व्हाइट कलर का एक कपड़ा है, व्हाइट कलर की एक पॉलीथीन है। हमने क्या किया, हमको स्टेन करना है, तो हमने कपड़े के ऊपर नील डाला और पॉलीथीन के ऊपर नील डाला, दोनों के ऊपर नील डाल दिया। नील जानते हो, कई बार हम व्हाइट कपड़ों को थोड़ा सा और चमकाने के लिए या उसका कलर थोड़ा सा चेंज करने के लिए यूज करते हैं, तो नील डालते हैं। अब नील डालने के बाद दोनों के ऊपर पानी डाल के इसको धो दिया। क्या देखोगे कि व्हाइट कपड़ा जो है उसमें ब्लू कलर रह जाएगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। रह जाएगा। लेकिन पॉलीथीन के ऊपर ब्लू कलर रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। ठीक है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों आया, ऐसा डिफरेंस आया कि व्हाइट कपड़ा जो है उसके अंदर डाई अंदर चला गया और उसने उसको पकड़ लिया, डाई को रिटेन करके रख लिया, तो वो क्या हो गया, ब्लू रह गया। लेकिन जो पॉलीथीन था वो उस डाई के साथ में बॉन्ड नहीं बना पा रहा था, या उसको अपने अंदर बांध के नहीं रख पा रहा था, इसलिए हमने धोया तो वो निकल गया। तो बिल्कुल वैसे ही दो कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, या तो बैक्टीरिया के अंदर वो जो वायलेट कलर का स्टेन है वो प्रेजेंट रहेगा, या फिर वो वॉश आउट हो जाएगा। यानी दो कंडीशन क्या रह गई, एक तो रह गया ब्लू या वायलेट स्टेन प्रेजेंट, या तो वायलेट स्टेन जो है वो प्रेजेंट रहेगा, या फिर वायलेट स्टेन एब्सेंट हो जाएगा। सर थोड़ा सा बड़ा लिखिए ना, दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा है। और वीडियो क्वालिटी भी स्पष्ट नहीं आ रहा, क्लियर। और बड़ा लिख देंगे, कोई बात नहीं बच्चे। क्या होगा, या तो एक कंडीशन दिख रहा है हमें वायलेट स्टेन प्रेजेंट, या तो वायलेट स्टेन जो है वो रह गया, या फिर वायलेट स्टेन एब्सेंट, दो में से कोई एक कंडीशन है। अब देखो, जो इस स्टेन से स्टेन हो गया उससे हम क्या बोलेंगे, उससे ही हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर ये स्टेन जो है वो रुक जाता है, और जिनके अंदर स्टेन नहीं रहेगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। समझ गए कि स्टेनिंग क्या किया हमने, क्रिस्टल वायलेट जो है वो स्टेन है, पोटेशियम आयोडाइड उस स्टेन को रिटेन करने में हेल्प करता है। सर आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है क्या, किसी को भी नहीं आ रहा है क्या आवाज? आ रहा है सर। आ रहे सर, आ रहे आ रहा है सर। देखो कई बार क्या वीडियो क्लियर नहीं है सर। ज्यादा परेशान मत हो, कई बार क्या होता है फ्लक्चुएट कर रहा होता है ना नेटवर्क, तो इसीलिए कोई बार तुमको यदि आवाज नहीं दे रही थोड़ा सा वेट करो तो अपने आप क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है। यस सर, आ गया इस बार। ओके, वेरी गुड बच्चे। तो यहाँ पर वायलेट स्टेन जो है जिसके अंदर प्रेजेंट रहेगा वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा, जिसके अंदर वायलेट स्टेन नहीं रहेगा वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रहेगा। अब हम चाहते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया एक ही स्लाइड पे हम एक ही बार में देखें। मतलब यदि दो बैक्टीरिया था ना तो हमको दोनों बैक्टीरिया डिस्टिंग्विश हो जाए अलग अलग, तो हम क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट से स्टेनिंग हुआ तो फिर कोई बात नहीं, हम इसके लिए यूज करेंगे कोई दूसरा स्टेन, यानी हम इसकी क्या कर लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं काउंटर स्टेनिंग। काउंटर स्टेनिंग बाय सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन एक डाई होता है, उस सेफ्रेनिन डाई से हमने क्या किया, स्टेन से क्या किया, उसको कलर किया, तो हमने देखा कि किस टाइप का कलर आ गया, रेड या पिंक कलर जो है वो आ गया, रेड और पिंक कलर स्टेन प्रेजेंट। तो क्या देख रहे हो, एक ही स्लाइड पे वो बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव था वो ब्लू कलर का दिखेगा या वायलेट दिखेगा, और वो बैक्टीरिया जो ग्राम नेगेटिव था वो रेड या पिंक टाइप का दिखेगा। तो हम बहुत इजीली इस स्टेन के थ्रू इन दोनों बैक्टीरिया में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने स्टेन को एक्सेप्ट कर लिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने स्टेन को एक्सेप्ट नहीं किया, उसका रीजन क्या है बताओ।
बताओ क्या है उसका रीजन? लेयर उसमें लेयर सर कठोर और चिकना होता रहे होगा और कुछ? सर जो ना बैक्टीरिया ना पॉजिटिव है उसमें ना लिपिड की मात्रा कम है और जो रंग ना नहीं पकड़ा उसमें लिपिड की मात्रा ज्यादा रहता है ना तो ना घुल जाता है। यानी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ी थी, याद है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल था वो किसका बना हुआ था? वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड का था, मोटा लेयर म्यूकोपॉलीसेकेराइड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ऐसा था। अब क्या होता है जब हमने यहाँ पर क्रिस्टल वॉलेट यूज किया तो क्रिस्टल वॉलेट जो होता है वो पॉजिटिव आयन की फॉर्म में होता है और वो सेल के अंदर चला गया Cb+ से। क्रिस्टल वॉलेट जो है वो सेल के अंदर एंटर कर गया सेल वॉल के थ्रू। और दूसरा क्या डाला हमने इसके साथ में? पोटेशियम आयोडाइड डाला है क्या? मॉर्टेंट जो इस डाई की एफिनिटी बढ़ा रहा है ये भी अंदर चला जाएगा सेल के अंदर और जाकर के टूट जाएगा किसमें? K+ और I- में। समझे क्या हुआ? क्रिस्टल वॉलेट स्ट्रेन अंदर गया Cb+ की फॉर्म में, पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, और पोटेशियम आयन जो है वो K+ और I- में टूट गया। अब यदि ये Cb+ और I- कांटेक्ट में आ गए तो क्या बन जाएगा? तो Cbi बन जाएगा। तो इसका साइज रिलेटिवली बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से ये डाई बाहर नहीं निकल सकता है। Cb+ अंदर आया था, यदि ये Cb+ के ही फॉर्म में रहता तो ये वापस से बाहर निकल जाता, लेकिन अंदर आके इसने पोटेशियम आयोडाइड के आयोडीन से आयोडाइड आयन से रिएक्ट कर लिया तो इसकी वजह से क्या हुआ? ये एक बड़े कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में ये साइज में इतना बड़ा हो गया कि अब ये इन पोर से इन गैप से जिसे आया था वापस बाहर नहीं निकल सकता है। समझ गए क्या सब बच्चे? तो इसीलिए क्या हो जाएगा? स्टेन जो है वो ब्लू कलर का है, वायलेट कलर का इस बैक्टीरिया में दिखने लग जाएगा। ग्राम नेगेटिव में क्या हुआ समझो। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल एक तो पतली, उसमें भी क्या? उसमें भी लिपिड वाली लेयर ज्यादा और म्यूकोपॉलीसेकेराइड वाली लेयर बहुत ही कम। यहाँ पर दो लेयर है, कौन सी लेयर? ये वाली लेयर, ऊपर वाली जो मोटी लेयर है लाइपोपॉलीसेकेराइड और नीचे वाली म्यूकोपॉलीसेकेराइड। होता है क्या ऐसा? पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, पढ़ा था क्या? यस सर। यस सर। यहाँ पर क्रिस्टल वॉलेट जो है वो अगेन अंदर आया, Cb+ जो है वो अंदर आया और Kl जो है वो भी अंदर आया और फिर से वही चीज हुई K+ I- ने यहाँ पे रिएक्ट कर लिया, क्या बना दिया? Cbi। यहाँ पर भी बाहर निकलना मुश्किल, स्टेन आ गया है अंदर, वॉलेट कलर का हो गया, लेकिन जैसे ही अल्कोहल से वॉश करो, अल्कोहल जो है वो किस टाइप का सॉल्वेंट है? अल्कोहल, एसीटोन, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है सर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कई बार हमारे कपड़ों पे जब दाग लग जाता है तो देसी ट्रीटमेंट के अंदर मैंने कई बार कि कपड़े पे कोई दाग लग गया, कुछ ग्रीन जैसे कुछ लग गया, चूर भी है, तो फिर बोलते हैं कि अच्छा एक काम करो, माइक म्यूट करो भाई। जब पेट्रोल से साफ कर देते हैं या फिर यदि तो रिसेंटली कोविड के केस में देखो, कोविड वाला केस, कोरोना वायरस, बार बार हाथ जो है वो सैनिटाइजर से क्लीन करना चाहिए, साबुन से बार बार हाथ धोना चाहिए। क्यों? अल्कोहल। क्योंकि वो वायरस की आउटर लेयर जो लिपिड की है, जब हम अल्कोहल से हाथ धो को बार बार साफ करते हैं, सैनिटाइजर लगाए अल्कोहल से हम हाथ को साफ करते हैं, तो उस केस में क्या होता है? उस अल्कोहल की वजह से आउटर लिपिड लेयर जो है वो क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। बेचारा वायरस जो है वो गया काम से। क्या ये कंसेप्ट पता है तुम्हें? यस सर। यदि ये कंसेप्ट पता है तो ग्राम स्टेन क्यों निकल गया वो तुम्हें तुरंत पता पड़ जाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ। जब हम अल्कोहल से वॉश करेंगे तो क्या होगा? ये वाली लेयर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। मेन लेयर तो लाइपोपॉलीसेकेराइड वाली थी, वो लेयर डिसॉल्व हो जाएगी और म्यूकोपॉलीसेकेराइड बहुत थिन है, उसमें गैप भी ज्यादा है यहाँ पर क्योंकि पतली लेयर है इसलिए। तो यहाँ से यदि ये लेयर डिसॉल्व हो जाएगी, यदि ये लेयर यहाँ से हट गई तो अब क्या होता है? इनके बीच जो स्मॉल गैप है पतली होने की वजह से ये जो क्रिस्टल वॉलेट है बाहर निकल जाता है और वॉलेट स्टेन जो है वो धुल जाता है।
सर ये ग्राम स्टेनिंग को हिंदी में भी ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं। इसमें भी ग्राम स्टेनिंग ही बोलेंगे, ग्राम अभिरंजन बोल देंगे, स्टेन को हम हिंदी में अभिरंजन बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये रीजन था कि जिन बैक्टीरिया के अंदर आउटर लेयर लाइपोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई थी, उसमें अल्कोहल से वॉश करने के बाद में क्या हुआ, अल्कोहल से वॉश करने के बाद में वो डाई जो है लेयर पतली होने की वजह से और ब्रेक हो जाने की वजह से क्या हुआ, वो डाई बाहर निकल गया और वो बैक्टीरिया अनस्टेन्ड रह गए, उनका अभिरंजन नहीं हो पाया। ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हमें कोई दूसरा स्टेन ढूंढना पड़ेगा जिससे कि उसका सेल वॉल या उसका साइटोप्लाज्म या अदर जो पार्ट है वो स्टेन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, यूज कर सकते हैं, इसके अलावा इओसिन भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे स्टेन से हम उसको डाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से कलर कौन सा जाता है, रेड या पिंक आ जाता है। तो दो बैक्टीरिया हमको अलग अलग दिखने लग जाते हैं। जो ब्लू वाले हैं वो ग्राम पॉजिटिव है और जो रेड वाले हैं वो ग्राम नेगेटिव है। क्या बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? ग्राम सर हिंदी में शुरू से बताओ सर। फिर से बताऊं क्या? हाँ हिंदी में बताना शुरू से। हिंदी में देखो, ग्राम अभिरंजन तकनीक जो है वो क्रिश्चियन ग्राम द्वारा डेवलप की गई थी, विकसित की गई थी। इन्होंने जो स्टेन यूज किया, अभिरंजन यूज किया, उसके अंदर होता था क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट के साथ साथ उन्होंने पोटेशियम आयोडाइड विलयन जो है वो भी यूज किया, क्योंकि ये पोटेशियम आयोडाइड जो है वो क्रिस्टल वायलेट को सेल के अंदर बांध के रखने में हेल्प करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब कैसे स्टेन करते हैं, स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया लेते हैं, उसको फ्लेम के ऊपर, आग के ऊपर फिक्स कर लेते हैं उसे, और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, हम ये स्टेन डाल देते हैं उसके ऊपर, क्रिस्टल वायलेट पोटेशियम आयोडाइड। स्टेन डालने के बाद में थोड़ी देर रखते हैं और उसके बाद हम इसे वॉश करते हैं, किससे, अल्कोहल से या एसीटोन से वॉश करते हैं, धोते हैं। तो हम देखते हैं कि वो बैक्टीरिया जिनमें अभी भी अल्कोहल यूज करने के बाद भी यदि स्टेन प्रेजेंट है तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, यदि स्टेन एब्सेंट है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। यदि उस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हमें देखना है और दोनों बैक्टीरिया अलग अलग कलर से हमें दिख जाए एक साथ ही, तो उसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, कोई दूसरा स्टेन यूज कर लेंगे, दूसरा अभिरंजन यूज कर लेंगे जिसे हम काउंटर स्टेन बोलते हैं। और वो क्या होता है, वो होता है सेफ्रोनिन, या फिर हम यूज कर सकते हैं इओसिन। और इसकी वजह से ये बैक्टीरिया रेड या पिंक कलर से रंग जाते हैं। तो वो बैक्टीरिया जो ब्लू कलर से रंग है वो ग्राम पॉजिटिव है, और जो पिंक या रेड दिखते हैं वो ग्राम नेगेटिव है। क्या क्लियर हो गई सारी बात? क्रिस्टल क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, very यस good, सर। very good। सर थोड़ा साइड हो जाओ, स्क्रीनशॉट करते हैं। क्या कर दूं? नोट ऐसे थोड़ा साइड हो ना। नोट कर लो, नोट कर लो। मैं साइड में हट के चाय पी लेता हूं, नोट करो। पार्टा सेट सॉन्ग हो गया सर। थोड़ा आराम से कर लो। जिन बच्चों का नहीं हुआ वो भी नोट कर लो जल्दी। आवती क्रिस्टल क्लियर नहीं है ये? हो गया सर। हो गया। सर मॉडर्न को हिंदी में क्या बोलते हैं? मॉडर्न को मॉडर्न ही लिख लो बच्चों, हिंदी में भी, हिंदी में मुझे एग्जैक्टली वर्ड पता नहीं है इसके लिए। मॉडर्न यस सर। आधुनिक बोलते हैं सर। नहीं नहीं, ये मॉडर्न नहीं है बच्चों, होता MODERN होता है, ये मॉडर्न है, MORDEN। फिर यहाँ क्या लिखा है, काउंटर स्टेनिंग बाई सेफ्रेनिन और इओसिन। सेफ्रेनिन और इओसिन। हाँ, सर सेफ्रेनिन हिंदी में क्या होगा? पिंक टाइप का होता है।
guys? यस सर। यस सर। तो ये तो हमारा सेल वॉल से रिलेटेड बात हुई। सेल वॉल क्या होता है, कैसे होता है, वो सब तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। स्टेनिंग वाला पार्ट है वो हमारा रह गया था लास्ट लेक्चर में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेयर। बैक्टीरिया का जो कवरिंग है, एनवेलप है, वो कितने लेयर से बना हुआ होता है? 3 3 लेयर से। लेयर से बना होता है, बिल्कुल सही। तो 3 में से 2 लेयर का नंबर आ गया, 2 लेयर तो हमने पढ़ा है। और अब देखो थर्ड लेयर क्या है? प्लाज्मा। यस, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के रिलेटेड एक थ्योरी है, यदि आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आपको पता भी होगा, यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस। यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस तो रॉबर्टसन ने दिया था, बोला था इस दुनिया में जितने भी मेम्ब्रेन हैं वो सारी मेम्ब्रेन जो है वो एक जैसी होती है, ठीक है। सॉरी सर, मैं रॉबर्टसन ने दिया था यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस, एकल झिल्ली परिकल्पना। और इसका मतलब क्या होता है? एकल झिल्ली परिकल्पना का मतलब होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सबके मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल और मतलब उनका ऑर्गेनाइजेशन वो एक जैसा ही है, चाहे वो कोई ऑर्गेनिज्म की प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो या इवन सेल ऑर्गेनेल हो, तो उन सबकी मेम्ब्रेन जो है उनका कंपोजिशन, उनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। यस, मेड अप ऑफ बाइलेयर लिपिड, यहां पर बाइलेयर लिपिड है एंड प्रोटीन्स। बाइलेयर लिपिड एंड प्रोटीन्स उसकी बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी होगी? बाइलेयर लिपिड एंड प्रोटीन, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन बोलना चाहते हो तो भी बोल सकते हो, कोई गलत नहीं है। यहां पर आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में डिफरेंस दिख गया क्या? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में डिफरेंस दिख रहा है क्या? बोलो। यस सर, ये बाइलेयर लिपिड है और वो सिंगल लेयर का। वो सिंगल लेयर था, ये बाइलेयर है, ये नॉर्मल मेम्ब्रेन जैसा ही होता है। अब क्या होता है यहाँ पर, जो ये मेम्ब्रेन है इनकी कुछ फोल्डिंग्स भी होती है, कुछ फोल्डिंग अंदर की तरफ, कुछ फोल्डिंग बाहर की तरफ। जो अंदर की तरफ फोल्डिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोल देते हैं मीसोसोम, ठीक है। अच्छा, इस मेम्ब्रेन की खास बात एक और भी देखो, यूकैरियोट से कैसे डिफरेंट होते हैं। यूकैरियोट की मेम्ब्रेन में, यदि आपने एनसीईआरटी में सेल वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे जब सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी या डायग्राम देखा होगा, तो उस डायग्राम में बीच-बीच में क्या होता है कि बाइलेयर लिपिड इस टाइप से होती है और बीच-बीच में आपने देखा होगा कुछ डॉट्स भी बना रखे हैं और उन डॉट्स के आगे नाम लिखा हुआ है, उन डॉट्स को लेबल किया हुआ है क्या? कोलेस्ट्रॉल। यूकैरियोट में क्या होता है? यूकैरियोट में कोलेस्ट्रॉल होता है जो मेम्ब्रेन की विस्कोसिटी को इंक्रीज करता है। विस्कोसिटी मतलब श्यानता को बढ़ाता है, मतलब गाढ़ा करता है उसे, ताकि वो इजीली बह ना जाए। भाई मेम्ब्रेन जो है वो किसकी तरह है? फूल की तरह, जैसे हमारा जैसे बटर है या घी है या ऑयल है, उस टाइप की चीज है। अब यदि उस टाइप की चीज है तो गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगी इजीली। लेकिन कुछ लिपिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं जो इजीली पिघलते नहीं हैं और वो क्या करते हैं? वो उसको होल्ड करने का काम करते हैं। ऐसे कंपाउंड है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? उसको पकड़ के रखता है, विस्कोसिटी को इंक्रीज करता है। किसके अंदर? किसके अंदर? प्रोकैरियोट में कि यूकैरियोट में? यूकैरियोट में। सर आपने क्या बताया? मैंने बताया कि यूकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है जो उसको गाढ़ा बनाता है, उसकी विस्कोसिटी को बढ़ाता है। लेकिन प्रोकैरियोट में क्या होता है? देखो यहाँ पर प्रोकैरियोट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन प्रोकैरियोट और बैक्टीरिया भी बोल सकता हूं, कोलेस्ट्रॉल is absent in plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल जो है वो
एब्सेंट होता है, तो फिर इसकी जगह पे कौन सा कंपाउंड है जो उसे विस्कोसिटी प्रोवाइड करेगा, उसे गाढ़ा बना के रखेगा? सो another steroidal compound provides viscosity, that is क्या है वो? उसे बोलते हैं होपेनॉइड। सुना है क्या? नहीं सुना है? सुन रहे हैं। कि जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर उसको विस्कोसिटी प्रोवाइड करने के लिए उसके मेम्ब्रेन में एक डिफरेंट कंपाउंड होता है, डिफरेंट स्टेरॉइडल कंपाउंड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? होपेनॉइड बोल देते हैं। ध्यान रखना, ठीक है? तो कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल की जगह पे होपेनॉइड होगा। प्लांट की मेम्ब्रेन जो है, जब यूकैरियोटिक सेल पढ़ोगे तो प्लांट की मेम्ब्रेन में भी जैसा हम लोगों का कोलेस्ट्रॉल वैसा नहीं होता है, सिमिलर कंपाउंड होता है, जैसे हम फाइटो कोलेस्ट्रॉल बोल देते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल प्लांट की मेम्ब्रेन में भी एब्सेंट होता है और दूसरा कंपाउंड होता है। बैक्टीरिया में भी कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है, उसकी जगह पे क्या होगा? होपेनॉइड होगा। समझ गए? सर एक बार हिंदी में लिखवाओ तो इसी को। सर एक बार हिंदी में सर प्लीज। सर एक बार हिंदी में बोलिए ना। हिंदी में मैं बोल देता हूँ, हिंदी में लिख लो। प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली में, प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल के स्थान पर, प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल के स्थान पर होपेनॉइड पाए जाते हैं। होपेनॉइड पाए जाते हैं जो झिल्ली को श्यानता प्रदान करते हैं, जो झिल्ली को श्यानता प्रदान करते हैं। सर जो झिल्ली को क्या बोले सर? क्या बोले? वो शांता प्रदान करते हैं। शांता सर लिख दो सर। शांता नहीं जानते क्या ये वर्ड? झिल्ली को गाढ़ा बनाता है। गाढ़ा सर। जैसे मैं बात करूं कि बताओ कौन ज्यादा श्यान है, ऐसे मैंने तुमको ऑप्शन दिया कि बताओ कौन ज्यादा श्यान है, पानी या तेल? पानी। तेल है सर। तेल हो। हाँ, ऑयल, यस। सर शांता मतलब बहाव का विरोध करना ना, मतलब विरोध करना। सर पानी, शहद जो है वो गाढ़ा होता है, यानी शहद जो है वो श्यान है। सर पानी सर चाशनी को भी बोल सकते हैं ना? क्या? सर चाशनी को भी बोल सकते हैं ना? चाशनी को, चाशनी, हाँ, चाशनी जो है वो गाढ़ा है, श्यान है, बिल्कुल सही। पानी अश्यान होगा ना सर? हाँ, पानी की श्यानता बहुत कम है। समझ गए? चलो, अच्छी बात है। तो अब कोशिका झिल्ली के बाद में हम बात करें क्या कि कोशिका झिल्ली फोल्डिंग्स बना रही है, उनके अंदर वलन जो है वो उपस्थित है। कुछ वलन अंदर की तरफ यानी कोशिका द्रव्य की तरफ है और कुछ वलन जो है वो बाहर की तरफ है। जो बाहर की तरफ फोल्डिंग्स होती है उन्हें हम फिलाई बोलते हैं। अंदर की तरफ जो फोल्डिंग है उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम मीसोसोम बोल देते हैं। ठीक है, डायग्राम में देखा था लास्ट लेक्चर में, जो डायग्राम आया था, अंदर की तरफ जो फोल्डिंग थी उसे हम बोल देंगे मीसोसोम। मीसोसोम को हम कॉन्ड्रॉइड भी बोलते हैं। कॉन्ड्रॉइड मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जैसा है, इसलिए कॉन्ड्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो कोशिका झिल्ली है उस कोशिका झिल्ली में हमने देखा था कुछ इस टाइप की फोल्डिंग्स प्रेजेंट थी, बनाया था। नीचे की तरफ जो मेम्ब्रेन बनाई थी उसमें कुछ ज्यादा ही बड़ी बनाई थी हमने फोल्डिंग कुछ इस तरीके से, और ये फोल्डिंग जो है वो डीएनए से जुड़ी हुई भी थी। याद आ रहा है क्या? यस सर। कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो टाइप का मेसोसोम है। इस वाले मेसोसोम को हमने क्या बोला था? पेरिफेरल मेसोसोम।
सर इसी को सेंट्रल मिसोसोम बोलेंगे ना? और ये दूसरा वाला जो है दूसरे वाले को सेंटर तक पहुंच गया, बड़ा है सेंटर तक पहुंच गया, उसे हम क्या बोल देंगे? उसे बोल देंगे सेंट्रल मिसोसोम। केंद्रीय मिसोसोम। समझिएगा? तो मिसोसोम जो है इसके लिए क्या बोल सकते हैं? इट इज इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन साइटोप्लाज्म। यानी यह कोशिका झिल्ली का कोशिका द्रव्य में अंतर्वलन होता है। दो टाइप का है, कौन कौन सा? ये देखा हमने 2 टाइप्स। कौन कौन से? पेरिफेरल मेसोसोम एंड सेंट्रल मेसोसोम। अब दोनों का फंक्शन क्या होता है? पेरिफेरल मेसोसोम जो है, पेरिफेरल मेसोसोम, परिधीय मेसोसोम जो है, उसका काम क्या होता है? कंटेन्स ETS कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नाम सुना है क्या? ETS का नाम सुना है क्या? यस सर। यस सर। और उसके ऊपर SDH एंजाइम, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। जो पेरिफेरल मेसोसोम है इसके ऊपर क्या लगे होंगे? यहाँ पर ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगे होंगे। क्या काम होता है इन ETS का और SDH का? बोलो क्या काम है इसका? इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? SDH किसका? ETS होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। यस सर। SDH का सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो ये किसमें हेल्प करेगा? रेस्पिरेशन और एटीपी सिंथेसिस। किसमें हेल्प कर रही है? एटीपी के निर्माण में हेल्प कर रही है। समझ गए क्या? अब यदि मैं तुमको ये बताऊं कि आखिर ये जो पेरिफेरल मेसोसोम में माइटोकॉन्ड्रिया के समान काम कर रहा है, तो एग्जैक्टली हो क्या है? पेरिफेरल का एक बार हिंदी में बताइए सर। परिधीय मेसोसोम। अच्छा, पेरिफेरल मेसोसोम को बोलोगे परिधीय मेसोसोम। जो लिख पाए हो उसको बोल रहा हूँ। परिधीय मेसोसोम, इसमें ETS घटक, ETS मतलब इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ETS घटक एवं सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम उपस्थित होते हैं। यह श्वसन और यानी और मतलब या श्वसन अथवा एटीपी के निर्माण में सहायता करता है। श्वसन या एटीपी के निर्माण में सहायता करता है। तो ये किसके समान हो गया? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके समान हो गया। ठीक है? सेंट्रल मेसोसोम का भी फंक्शन लिख लो पहले। सेंट्रल मेसोसोम क्या काम करता है? सेंट्रल मेसोसोम ये ज्यादा बड़ा अंतर्वलन है, केंद्र तक आ रहा है। यह एक हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम होते हैं यहाँ पर, तो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, कॉमा सेल वॉल बनाने में, क्रॉस वॉल फॉर्मेशन एंड ओवरऑल बोल सकते हैं कि किसमें हेल्प कर रहा है? सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है एंड सेल डिवीजन। तो केंद्रीय मेसोसोम जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन, जो क्रॉस वॉल यानी अनुप्रस्थ पट बनाने में या कोशिका भित्ति बनाने में और कोशिका विभाजन में सहायता करता है। क्या होगा? यहाँ से ये सेल जो है वो ऐसे एक अंदर में यहाँ बनेगा और सेल जो है वो दो में बटना स्टार्ट हो जाएगी। समझ गए क्या? सर ये केंद्रीय मेसोसोम का वन टाइम और बोलिए ना। केंद्रीय मेसोसोम जो है वो डीएनए से जुड़ा हुआ है, तो किसमें हेल्प करेगा? यह डीएनए प्रतिकृति में सहायता करता है और अनुप्रस्थ पट बनाने में सहायता करता है या कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कोशिका विभाजन में सहायता करता है। क्या हुआ देखो, एक यूकेरियोटिक सेल कैसे बनी, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा। क्या तुम्हें एक
बैक्टीरिया दिख रहा है बोर्ड के ऊपर जिसके पास बहुत सारे मीजोसोम है? यस सर। यस सर। ये एक सल्फर बैक्टीरिया है। यस सर। अब कभी क्या हुआ, जब उद्विकास हो रहा था, इवोल्यूशन हो रहा था, उस टाइम पे एक यूकैरियोटिक सेल आकार बढ़ा हुआ। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर चल रहा था कंपार्टमेंटलाइजेशन। मैं तुमको ना अब जो बात बताने वाला हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किताबों में लिखी हुई नहीं रहती है, लेकिन जब हम बायोलॉजी को कंसेप्चुअली पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक सेल कैसे बनी, उसमें प्रोकैरियोट का रोल था। सेल का आकार बढ़ गया। पहले क्या था, पहले एक आदमी है वो ऐसे घर में रहता था जहां पर एक छोटा सा घर था, एक ही कमरा था, उसी कमरे में वो सारे काम करता था, यानी कि इस टाइप का एक कमरे में उसी में सब कुछ हो रहा है, डाइजेशन भी उसी में हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी वहां पर ही हो रहा है, वहां पर ही रेस्पिरेशन हो रहा है, वहां पर ही डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, वहां पर ही ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, वहां पर ही ट्रांसलेशन हो रहा है, सब कुछ एक ही कमरे में हो रहा है। ठीक है, तो एक छोटा सा घर था, ज्यादा रूम ही नहीं है, जगह कम है, क्या करेंगे, उसी रूम में वही बेडरूम है, वही लिविंग रूम है, वही किचन है, वही डाइनिंग हॉल है, सब कुछ वही है ना। तो ऐसा था एक बैक्टीरिया। बाद में क्या हुआ, नेचर के अंदर एक बड़ी कोशिका बनी, बड़ा सा जगह मिल गया, बड़ा सा प्लॉट बन गया किसी के पास। उसने बोला अच्छा अब तो मेरा घर बड़ा है, उसने बोला अब मेरा घर बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, मैं डाइनिंग रूम अलग रखूंगा, मैं जो है वो गेस्ट रूम अलग बनाऊंगा, मैं जो है किचन एक अलग से रहेगा मेरा, ठीक है, तो ऐसे क्या बेडरूम जो है वो अलग रहेगा, ऐसा उसने सोचा। वैसे ही क्या यूकैरियोटिक सेल भी सोच रहा है कि मेरे पास ज्यादा जगह है तो मैं क्या करूं, मैं कंपार्टमेंट बना दूं, कंपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं, मैं कंपार्टमेंट बना लूं। तो उसने क्या किया, उसने अपनी मेम्ब्रेन की कुछ फोल्डिंग्स बनाई, कुछ ऐसे फोल्डिंग और फोल्ड होकर के उसने कुछ ऐसी कवरिंग क्या बन गया, कुछ इस तरीके से मान लो फोल्डिंग, मान लो इधर से भी कोई फोल्डिंग है, कुछ इस तरीके से मेम्ब्रेन की फोल्डिंग आई और सेंटर में उसने उन मेम्ब्रेन का क्या किया, एक बॉल जैसा बना लिया और बोला कि डीएनए सबसे इंपॉर्टेंट है ना, डीएनए, उसने बोला कि डीएनए को मैं रखूंगा इसके अंदर। यूकैरियोटिक सेल बताओ क्या बन गया, न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल कैसे बनना समझ गए, जब ज्यादा जगह थी तो मेम्ब्रेन ने कुछ फोल्डिंग्स बनाई और उस मेम्ब्रेन की फोल्डिंग की वजह से क्या हुआ, वहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। जेनेटिक मटेरियल को उसने सेंटर में अपनी स्पेस जो है वो दे दी। फिर क्या हुआ, ये जो मेम्ब्रेन की फोल्डिंग हुई ये डिटैच हो गया, मान लो यहां से मेम्ब्रेन की फोल्डिंग जो है वो डिटैच हो गया और ये क्या बन गया, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तुम जब भी डायग्राम बनाते हो तो न्यूक्लियस से अटैच दिखाते हो ईआर को, क्यों, क्योंकि वो इस तरीके से बना है। जब भी ये सेल डिवाइड करते हो उस टाइम पे भी ऐसी चीजें होती हैं, तो आउटर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस की एक्चुअल में वो इस तरीके से ईआर बनाने में काम करने लगती है। इसी ईआर में क्या किया, इसी ने कुछ मेम्ब्रेन्स को ब्रेक करके क्या बना दिया, गोल्गी बॉडी ने क्या बना दिया, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज ऐसे सब बना दिए। इवोल्यूशन चल रहा है, क्यों, क्योंकि सेल के पास स्पेस है, सेल ने क्या किया, अपने अलग-अलग फंक्शन के लिए जगह जो है वो डिसाइड करनी स्टार्ट कर दी। अब सेल ने देखा कि अरे मुझे जरूरत है, किसकी जरूरत है, कोई ऐसे इंसान की जो मेरे लिए एटीपी प्रोड्यूस कर दे, मेरे लिए ऊर्जा का निर्माण कर दे, ऐसे इंसान की जरूरत थी सेल। अब सेल जो है वो सोच रहा था कि काश कोई एनर्जी बनाने वाला मिल जाता तो मजा आता। इतने में पास में से ये बेचारा सा गरीब सा जो बैक्टीरिया है वो जा रहा था इधर से, चिल्लाते बोल रहा था कि किसी को एटीपी बनाने वाले की जरूरत है क्या, किसी को एटीपी बनाने वाले की जरूरत है क्या, चिल्लाते जा रहा है। सेल इसको रोका, भाई रुको अभी तो मुझे जरूरत है, मैं तो चाहता हूं कि कोई मेरे लिए सेल वो बना दे, मेरे लिए एटीपी वगैरह बनाए। तो फिर इसने बोला कि ठीक है, तो इस सेल ने पूछा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम ये मेरे लिए सर वॉइस नहीं आ रही है। यदि तुम मेरे लिए एटीपी बनाओगे तो तुम्हें उसके बदले में क्या चाहिए। यस सर, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो रहने के लिए जगह दे दो और मुझे यदि किसी चीज की जरूरत पड़ेगी कभी तो मेरी थोड़ी हेल्प कर देना, मुझ गरीब को और कुछ नहीं चाहिए, यदि ऐसा आप कर दोगे तो मैं आपके लिए एटीपी बना दूंगा। तो फिर क्या हुआ, तो फिर सेल ने बोला ठीक है, दोनों के बीच में डील डन हो गई। डील डन हो गई, तब क्या हुआ, ये बैक्टीरिया यहाँ पर आया। अब देखो एक बात समझना,
कि इसका सेल वॉल जो होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है वो मेन एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रखता है। तो क्या हुआ, तो यहाँ पर एक फोल्डिंग बनी, ऐसे एक फोल्डिंग बनी। किस सेल ने बोला इसको कि भाई अपना सेल वॉल, अपने कपड़े उतारो और अंदर आ जाओ। तो क्या हुआ, सेल वॉल रिमूव हो गया और ये बैक्टीरिया जो है वो अंदर आ गया। कैसा बैक्टीरिया, जिसके पास बहुत सारे मीजोजोम थे और यहाँ पर इसका सर आवाज नहीं आ रहा अच्छे से। यस सर। अभी आ जाएगा आवाज, थोड़ा वेट करो, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से अंदर आ गया तो दो मेम्ब्रेन हो गई, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ऐसी फोल्डिंग, और इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेगेटिव डीएनए, जिस टाइप का क्या बन गया, ये क्या है, ये इसको क्या बोलते हो, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया क्या? यस सर। यस सर। ऐसे ही कोई प्लांट सेल में वो बन रहा था। तो यहाँ पर एक साइनोबैक्टीरिया क्या था, बिल्कुल ऐसे साइनोबैक्टीरिया के पास बहुत सारे थाइलेकोइड होते हैं, इसके अंदर एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। ये यहाँ चिल्लाते जा रहा है, क्या किसी को खाना बनाने वाले की जरूरत है क्या किसी को खाना बनाने वाले की जरूरत है क्या, ऐसा पूछते हुए जा रहा था। ये सेल ने बोला रुको भाई रुको, मुझे जरूरत है। दोनों के बीच में वही डील हुई, इसने वही बोला कि मुझ गरीब को कुछ नहीं चाहिए, रहने के लिए जगह दे दो, थोड़ी बहुत हेल्प कर देना, बस बहुत है मुझे। तो सेल ने बोला ठीक है, इसके भी कपड़े उतरवाए, यानी सेल वॉल उतरवा दिए, और फिर इसको भी इसने क्या किया, एंगल कर लिया, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसके अंदर थाइलेकोइड्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करता है, फूड बनाता है, वो कौन है, क्लोरोप्लास्ट। क्या बन गया, क्लोरोप्लास्ट। तो एक यूकैरियोटिक सेल जो है वो कैसे बनी, एक तो इसकी मेम्ब्रेन की बहुत सारी फोल्डिंग्स की वजह से स्पेस जो है उसके अंदर ऑर्गेनेल का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा, इसने कुछ बैक्टीरिया को अपने अंदर रहने के लिए जगह दी, इसने कुछ बैक्टीरिया को अपने अंदर रहने के लिए जगह दी, और वही बैक्टीरिया जो थे वो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ऐसे ऑर्गेनेल बन गए। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जब हम मीजोसोम के फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो मीजोसोम का फंक्शन वही है जो माइटोकॉन्ड्रिया में किसका होता है, क्रिस्टी का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर फोल्डिंग्स क्रिस्टी, उसके ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, एटीपी बनाता है कि नहीं बनाता है? यस सर। मीजोसोम एग्जैक्टली किसके इक्विवेलेंट है? मीजोसोम पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट नहीं है, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन या क्रिस्टी के इक्विवेलेंट होता है। आई क्या बात समझ में? वन टाइम आउट सर। सर एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं तुमको कहानी बता रहा था कि इवोल्यूशन के टाइम पे यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन कैसे। यूकैरियोटिक सेल के बनने में सबसे पहली बात क्या थी, सेल का साइज बड़ा था, इसीलिए वो क्या चाहता था कि डिफरेंट फंक्शन करने के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट रहे। कुछ कंपार्टमेंट उसने खुद बनाए, जैसे न्यूक्लियस, ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडी खुद बनाए। कुछ कंपार्टमेंट इसने क्या किया, दूसरे बैक्टीरिया को अपने अंदर सिम्बायोटिकली रहने के लिए अलाउ किया, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनेल बन गए। कौन? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, कोई ऐसे मीजोसोम वाले बैक्टीरिया थे जो एटीपी बनाते थे, उन बैक्टीरिया को इसने अपने अंदर रहने दिया और वो माइटोकॉन्ड्रिया बन गए। क्लोरोप्लास्ट है, उसको ब्लू ग्रीन एल्गी जो है साइनोबैक्टीरिया, उसको अपने अंदर रहने दिया, क्लोरोप्लास्ट बन गया। तो इस तरीके से ऑर्गेनेल का फॉर्मेशन हुआ। और यदि किसी बच्चे को लग रहा है कि सर कहानी सुना रहे हैं, ये सच बात नहीं हो सकती, तो देखो क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मीजोसोम और क्रिस्टी में समानता है कि नहीं? क्या इसके पास भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर जीसी रिच डीएनए होता है कि नहीं होता है? क्या इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s राइबोसोम होता है कि नहीं होता है? होता है। वो सारे के सारे कैरेक्टर्स किसके हैं? एक प्रोकैरियोटिक सेल के हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल के एंडोसिम्बायोसिस की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया बनी है। क्लियर होगी बात सबको? यस सर। बाकी के फंक्शन छोड़ करके इस सेल के लिए क्या किया, इस सेल के लिए उसने एटीपी बनाना स्टार्ट कर दिया। और इसका भी डिवीजन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे बैक्टीरिया में बाइनरी फ्यूजन होता है ना, जैसे वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड करती है जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम। तो इस तरीके से यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हो गया। मैंने तुमको ये बात क्यों बताई, एक तो तुम्हारे बायोलॉजी के
बेसिक नॉलेज के लिए बताएं, ताकि तुम्हें बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर रहे, तुमको वो बातें भी पता रहे जो इस दुनिया में जो रटने वाले बच्चे हैं वो कभी जान नहीं सकते। दूसरी चीज कि यहाँ पर हमको मीजोसोम में और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में सिमिलरिटी बता पड़ी कि मीजोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में सिमिलरिटी तो है, लेकिन दोनों एक ही चीज नहीं है। मीजोसोम जस्ट माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी के इक्विवेलेंट होता है, मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया मीजोसोम, एक हमने प्रोजेक्शन पढ़ा। दूसरा बाहर की तरफ जो प्रोजेक्शन है, आउटर साइड में जो फोल्डिंग है वो कौन सी है? इनवर्ट फोल्डिंग मीजोसोम, आउटवर्ड फोल्डिंग क्या? पिलाई। पिलाई, पिलाई जिसको हम बोलते थे रोम या झालर, रोम या झालर भी बोलते थे उसको। अब देखो पिलाई के बारे में। पिलाई जो है वो एक जैसे वहां पर हमने देखा था इनवेजिनेशन है, इंटरनल फोल्डिंग है, वैसे ही क्या है? एक्सटर्नल फोल्डिंग। इट इज एक्सटर्नल फोल्डिंग, एक्सटर्नल फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या सेल वॉल से भी बाहर निकल जाती है? थ्रू सेल वॉल made up of पिलिंग प्रोटीन। जिस प्रोटीन से बना होगा उसका नाम क्या है? पिलिंग प्रोटीन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ ऐसे फोल्डिंग बना रहा था, यहाँ पर सेल वॉल वाला पोर्शन था, तो उससे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन के थ्रू ऐसी फोल्डिंग बन जाती है जिसे क्या बोलते हैं? पिलाई, रोम या झालर बोल देते हैं, ठीक है। अब ये पिलाई भी दो टाइप के होते हैं, पिलाई जो है वो दो टाइप के, कौन कौन से? एक होता है शॉर्ट पिलाई, एक होता है लॉन्ग पिलाई। एक होता है शॉर्ट पिलाई और एक होता है लॉन्ग पिलाई। जो शॉर्ट पिलाई है इसे हम फिम्बरी भी बोलते हैं, शॉर्ट पिलाई को बोलते हैं फिम्बरी, और लॉन्ग पिलाई जो है इसे बोलते हैं सेक्स पिलाई। तो ये पिलाई जो है वो दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट पिलाई एंड लॉन्ग पिलाई। दोनों में डिफरेंस क्या है कि शॉर्ट पिलाई जो होगा बच्चों ये बहुत सारे होते हैं, मैनी इन नंबर, पूरे सरफेस के ऊपर जो है वो फैले हुए होंगे, मैनी इन नंबर। जबकि लॉन्ग पिलाई जो होते हैं वो कुछ ही होते हैं, फ्यू और लेस इन नंबर। नाम से पता पड़ रहा है कौन छोटा कौन बड़ा, यानी एक बैक्टीरिया है मान लो, तो इस बैक्टीरिया के ऊपर हमने देखा से छोटे छोटे प्रोजेक्शन, बहुत सारे छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्शन। तो ये क्या है? ये फिम्बरी है, और बीच बीच में देखा कुछ लॉन्ग प्रोजेक्शन, कुछ इस टाइप से। तो ये क्या है? ये सेक्स पिलाई है। ये छोटा वाला जो है उसे हम क्या बोल रहे हैं? फिम्बरी। तो सीलिया किसको बोलते हैं सर? सीलिया होता ही नहीं, सीलिया यहाँ पर होता ही था, इसमें तो सिर्फ फ्लैजेला होता है, सीलिया होता ही नहीं है, ठीक है। और ये है सेक्स पिलाई। तो सीलिया के अंदर जो मेम्ब्रेन की आउटवर्ड फोल्डिंग है ये दो टाइप की होती है, या तो छोटे छोटे बहुत सारे या बड़े बड़े कम। दोनों का फंक्शन क्या है? ये जो फिम्बरी है बच्चों ये क्या करेगी? ये बैक्टीरिया को किसी सरफेस पे अटैच करने में हेल्प करेगी, लोकोमोशन में नहीं, चलने में नहीं हेल्प करती है। सीलिया नहीं है, ध्यान रखना, सीलिया नहीं है, तो सिर्फ मेम्ब्रेन की प्रोजेक्शन है, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है, पिलिंग प्रोटीन की बनी हुई है, किसमें हेल्प करेगी? अटैचमेंट में। यानी शॉर्ट पिलाई या फिम्बरी का फंक्शन क्या होता है? अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑन सबस्ट्रेटम, आधार के ऊपर चिपकने में हेल्प करती है। सबस्ट्रेटम, आधार पर चिपकने में कौन हेल्प करेगी? आधार पर चिपकने में हेल्प करेगी शॉर्ट पिलाई। और लॉन्ग पिलाई नाम से पता पड़ रहा है सेक्स पिलाई क्या काम करेगी? बोलो। लोकोमोशन, संयुग्मन, कंजुगेशन, यस, कंजुगेशन या संयुग्मन में हेल्प करता है कौन? लॉन्ग पिलाई या सेक्स पिलाई।
पिलाई के रिलेटेड बातें क्लियर हो गई? सर आपका मेम्ब्रेन फिम्बरी को ही हाँ, मेम्ब्रेन का बहिर्वलन है। बहिर्वलन जो कोशिका भित्ति से बाहर निकल जाता है, और यह दो प्रकार का हो सकता है। छोटे पिलाई जिन्हें हम फिम्बरी या रोम भी बोल देते हैं, और लॉन्ग पिलाई जिसे सेक्स पिलाई भी बोल देते हैं, लैंगिक पिलाई भी बोल देते हैं। और जो शॉर्ट पिलाई है वो बहुत सारे होते हैं, आधार पे चिपकने में हेल्प करते हैं। लॉन्ग पिलाई जो होते हैं वो कम होते हैं और वो संयुग्मन वाली प्रक्रिया में हेल्प करते हैं। सर फिम्बरी और फिर फ्लैजिला में क्या अंतर है सर? फ्लैजिला बिल्कुल अलग चीज। फ्लैजिला लोकोमोशन के लिए, गति के लिए है। पिलाई गति के लिए नहीं है, चिपकाने के लिए। ये पिलिन प्रोटीन की बनी है, वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। वो बहुत लंबे साइज का होता है, इनके कंपेयर में लेंथ बहुत ज्यादा होती है। वो सेल वॉल से बनता है, कोशिका भित्ति से उसका निर्माण होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम फ्लैजिलाई देख लेते हैं, है ना? पिलाई के बाद ओके सर सर जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो भी तो हेल्प करता है ना किसी मतलब बैक्टीरिया को चिपकने सर के लिए। स्नैपशॉट लेने दीजिए ना। चिपका है इसलिए वो चिपकने में हेल्प करता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन और मैं फिम्बरी भी करती है ना। पिछले लेक्चर में बताया था कि स्लाइम लेयर का काम मेनली आपस में चिपकाने का है। हाँ यस सर। कॉलोनी बनाने। हाँ, कॉलोनी बनाने में। और ये जो फिम्बरी है इसका काम सतह से चिपकाने में है। सबसे का मतलब सतह, आधार। ठीक है, सर ये पिलाई का हिंदी में लिखवा दीजिए तो। पिलाई को हिंदी में रोम या झालक बोलते हैं। नहीं उसका वो जो डेफिनेशन कोशिका झिल्ली का बहिर्वलन है। यह कोशिका झिल्ली का बहिर्वलन है जो कोशिका भित्ति से बाहर निकला हुआ होता है। यह कोशिका झिल्ली का बहिर्वलन है जो कोशिका भित्ति से बाहर निकला हुआ होता है। यह पिलिन प्रोटीन का बना होता है। यह पिलिन प्रोटीन का बना होता है। उसके बाद ये दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट पिलाई, लॉन्ग पिलाई। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं ऑन योर डिमांड फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला यूकैरियोटिक फ्लैजिला से अलग होती है। क्या क्या अलग होता है? Made up of flagellin protein. Tubulin protein and eukaryote. फ्लैजिला जो है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। जब हम यूकैरियोटिक फ्लैजिला से अंतर देख रहे हैं तो क्या अंतर मिल रहा है हमें कि यूकैरियोट में फ्लैजिला जो है वो किसका बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। एक अंतर बता मुझे, और अंतर देखो। नेक्स्ट डिफरेंस देखो, it is single rod length, जबकि यूकैरियोट में 9+2 अरेंजमेंट। सर 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है? देखते हैं 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है। 9+2 अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, अब यहाँ पर यूकैरियोट की बात आती है। यूकैरियोट का फ्लैजिला कैसा होता है बताएं? कुछ इस तरह। कोशिका झिल्ली ने बहिर्वलन बनाया और इस बहिर्वलन के अंदर यहाँ पर प्रोटीन की ट्यूब्स हैं। प्रोटीन की ट्यूब्स कुछ इस तरीके से, और अंदर यहाँ पर बेसल बॉडी है और यहाँ पर है टेंडन।
ये यूकैरियोट का फ्लैजिला है। क्या देख रहे हो सबसे बाहर? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर ये बहुत सारे ट्यूब्यूल हैं, ये सारे ट्यूब्यूल हैं जिन्हें हम एक्सोनियम भी बोलते हैं, एक्सोनियम। अब क्या होता है ध्यान से देखना, यदि मैं इस क्रॉस सेक्शन को देखता हूं, यहाँ पे तो ये मैंने सर्कल बनाया, यहाँ से मैंने इसको क्रॉस कर लिया और फिर या ये फ्लैजिला था मान लो, इस फ्लैजिला को यहाँ से कट कर दिया और कट करके मैं ऐसे तुम्हारी तरफ रख रहा हूँ ऐसे दिखाने के। तो ये कैसा दिखेगा टिप? सबसे बाहर कोशिका झिल्ली की आवरण, ये जो दिख रहा है ये वाली कोशिका झिल्ली, उसके अंदर ये व्हाइट कलर की क्या है? व्हाइट कलर के ट्यूब्यूल्स है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स है। और ये माइक्रो ट्यूब्यूल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्यूब्यूल है। और ये 9 ट्यूब्यूल किस फॉर्म में होते हैं? ये डबलेट की फॉर्म में होते हैं, डबल परिधि पर 9 ट्यूब है, ये ट्यूब है, ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है उनके बने हुए ऐसे ट्यूब है। कितने? 9 परिधि पर है, लेकिन वो 9 अकेले अकेले नहीं है, किसके रूप में है? डबलेट के रूप में, द्विक के रूप में, पेयर के रूप में उपस्थित है। और सेंटर में ये जो तुमको इधर पेरिफेरल लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन 9 डबलेट, ये वाली 9 डबलेट, और सेंटर में भी कितने हैं? 2 माइक्रोट्यूब्यूल है, कुछ इस तरीके से सिंगल। और ये यहां से ऐसे अटैच होते हैं, जैसे साइकिल का पहिया स्पोक होता है, इस तरह से यहाँ पे रेडियल स्पोक है। तो फ्लैजिला के क्रॉस सेक्शन में किसके अंदर? यूकैरियोट में। ये यूकैरियोट का डायग्राम है। यूकैरियोट के फ्लैजिला के डायग्राम में क्या देख रहे हो? सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन, और अंदर क्या है? अंदर बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल से क्या अरेंजमेंट है? 9+2। क्या 9+2 अरेंजमेंट समझ में आया क्या सब बच्चों को? जो भी पूछ रहे थे कि 9+2 अरेंजमेंट क्या होती है, क्या होता है, समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। तो ये तो हुआ किसके अंदर? यूकैरियोट। लेकिन प्रोकैरियोट में क्या होता है बताया? प्रोकैरियोट में तो सिर्फ ये एक ट्यूब्यूल, बहुत छोटा है ना साइज में, प्रोकैरियोटिक सेल बहुत छोटी है, फ्लैजिला भी क्या होंगे? छोटे होंगे। तो प्रोकैरियोट में तो सिर्फ एक ये ट्यूब है ना, बस इसी का बन गया फ्लैजिला। हेलो सर। ये क्या है? सिंगल रॉड लाइक है बस। और हेलो सर। क्या है? इसके अंदर फ्लैजिलिक प्रोटीन है जो इस तरीके से लगे ट्यूबलिन का बना हुआ एक सिंगल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं? इसलिए हम लिख रहे हैं कि यूकैरियोट में 9+2 अरेंजमेंट है और प्रोकैरियोट में क्या है? सिर्फ एक ही फ्लैजिला, एक ही रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। हेलो सर। हाँ बच्चा। सर ये जो आप बनाए हैं मतलब 9+2 का अरेंजमेंट रहेगा, ये सेल मेम्ब्रेन, तो सर ये इसमें फ्लैजिला मतलब यहाँ पे कहाँ पे रहेगा? ये स्ट्रक्चर कहाँ पे रहेगा? ये स्ट्रक्चर सेल के अंदर जो भी तुमको यूकैरियोटिक सेल के अंदर फ्लैजिला या सीलिया दिख रहा है, हर जगह पे यही स्ट्रक्चर मिलेगा, चाहे वो हमारी बॉडी की सेल क्यों ना हो। यदि हमारी ही बॉडी की सिलिएटेड एपिथेलियम ले लोगे कोई भी, तो उसके अंदर भी क्या होगा? यही स्ट्रक्चर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। तो अब एक डिफरेंस तो तुम्हें क्या दिख गया कि सिंगल रॉड लाइक है। दूसरा, इसके ऊपर कवरिंग किसने बनाई है? प्रोजेक्शन कैसा है देखो, कोशिका झिल्ली है। लेकिन जब हम बैक्टीरिया का सेल वॉल देखेंगे बच्चों अभी, तो बैक्टीरिया के सेल वॉल में तुम क्या देखोगे कि यहाँ पर कुछ रिंग जैसा है और उससे क्या हुआ? उससे ऐसा फ्लैजिला बना। इसके ऊपर कोशिका झिल्ली की कवरिंग नहीं होगी, यानी ये तो किसका आउटग्रोथ है? ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से या मॉडिफिकेशन से बना है, जबकि ये किससे बना है? मेनली सेल वॉल से बना है। तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो होता है दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ सेल वॉल, और यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो है दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बात क्लियर है? सर हां बोलो। सर बैक्टीरिया में फ्लैजिला एक ही होते हैं या फिर एक से अधिक हो सकते हैं? अधिक भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यस सर। मॉडिफिकेशन ऑफ सेल वॉल, जबकि यूकैरियोट मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा। तो फ्लैजिला के बारे में पता पड़ेगा कि क्या क्या डिफरेंस है, प्रोकैरियोट का कैसा है, यूकैरियोट का कैसा होता है। क्वेश्चन इसी तरीके से आता है,
किस क्या डिफरेंस है में, उस चीज पे ही क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं कंपेयर करके तुम्हें यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देन उसके अलावा जो प्रोकैरियोट की फ्लैजिला होती है उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है कि वो मोटर की तरह घूमती है, ऐसे गोल गोल घूमती है प्रोकैरियोट वाली, और यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो होती है उसकी मूवमेंट जो है वो ऐसे वेव लाइक होती है। समझ गए क्या? यूकैरियोट के अंदर फ्लैजिला कैसे, जैसे हंटर को मैं ऐसे करूंगा तो क्या होगा, हंटर के अंदर वेव जो है वो इस तरीके से जाएगी, तो यूकैरियोट में वेव लाइक मूवमेंट, अंडुलेटिंग मूवमेंट होता है, तरंग की तरह गति करते हैं, जबकि ये इस तरीके से रोटेटरी मूवमेंट करते हैं, घूर्णन गति करते हैं। इट शोज रोटेटरी मूवमेंट, जबकि यहां पर इट शोज वेव लाइक और अंडुलेटिंग, इंग्लिश में अंडुलेटिंग वर्ड यूज करते हैं, अंडुलेटिंग मूवमेंट। तो फ्लैजिला के अंदर पहले तो ये जो चार डिफरेंस तुम्हें ध्यान रखने, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर, तो हमें थोड़ी और पिक्चर क्लियर हो जाएगी, जो बातें लिखी हुई है इसके रिलेटेड पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखो क्या होता है सेल वॉल के अंदर, तुमने देखा आउटर लेयर लाइपोपॉलीसेकेराइड, इनर लेयर म्यूकोपॉलीसेकेराइड, दिस इज म्यूकोपॉलीसेकेराइड लेयर, दिस इज लाइपोपॉलीसेकेराइड, दो लेयर, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं LPS। लाइपोपॉलीसेकेराइड को शॉर्ट में लिख देता हूं LPS, म्यूकोपॉलीसेकेराइड को शॉर्ट में लिख देता हूं MPS। सर वेव लाइक के बाद क्या लिखा है? इसके बाद में इट्स सो वेव लाइक, इट शोज वेव लाइक और अंडुलेटिंग मूवमेंट, तरंग के समान गति, हिंदी में लिख रहे हो तो तरंग के समान। अब क्या होगा देखो, अब यहां पर होती है, मैंने क्या बोला, रोटेटरी मूवमेंट करती है, घूर्णन गति करेगी, तो घूर्णन किसके ऊपर करेगी, कुछ बेरिंग जैसा होगा उसके ऊपर घूमेगी, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसे रिंग जैसे, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चार रिंग, ऐसे रिंग के जैसे, और ये है इसका प्लाज्मा। तो सेल वॉल के अंदर ऐसे रिंग्स होते हैं, और वो रिंग कैसे अरेंज है, जैसे एक्सेल होता है उस तरीके से एक रिंग जो है वो दूसरे से कनेक्टेड है, और एक रिंग जो है वो साइटोप्लाज्म में भी होता है। जो लाइपोपॉलीसेकेराइड में है उनका रिंग, उसका नाम होता है एल रिंग एंड पी रिंग, और जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड लेयर में है एस रिंग एंड एम रिंग। तो टोटल 4 रिंग्स जो है वो कहां पर देखने को मिल रहा है तुम्हें, सेल वॉल के अंदर। सेल वॉल के अंदर टोटल कितने रिंग दिखी है, 4 रिंग्स। यदि वो ग्राम नेगेटिव की है तो, ग्राम पॉजिटिव की होती तो भी क्या 4 रिंग मिलती क्या हमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती तो कितनी रिंग मिलती सेल वॉल में, बोलो 2 रिंग, 2 रिंग, क्योंकि ये लेयर ही नहीं होता ऊपर वाला, तो रिंग नहीं होती, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये जो पूरा पोर्शन है रिंग वाला, उसको बोलते हैं हम बेसल बॉडी। ये जो रिंग वाले चारों रिंग है, ये 5 रिंग की बन, इसे हम बोलते हैं बेसल बॉडी। उसके ऊपर लगा है बाहर की तरफ एक हुक, बेसल बॉडी, उसके ऊपर लगा हुआ है हुक, और इस हुक से निकला हुआ है फिलामेंट। सर नेमिंग को वन टाइम बताइए ना, ठीक से क्लियर नहीं दिख रहा है। बेसल बॉडी को हिंदी में आधार क्या बोल दोगे, एल पी एस और एम रिंग जो है वो बेसल बॉडी बना रहा है। साइटोप्लाज्म में जो रिंग है उसे हम एस रिंग बोल देते हैं, हां इसे हम सी रिंग बोल देते हैं, साइटोप्लाज्मिक रिंग, सी रिंग। तो ये रिंग जो है वो क्या बना रहे हैं, वो बेसल बॉडी बना रहे हैं, इसको भी यहां पे एरो लगा दो। उसके ऊपर है हुक और फिर फिलामेंट। अब ये रिंग के ऊपर ये क्या होता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, रोटेट करता है, तो इसलिए इसकी मूवमेंट कैसे होगी, रोटेटरी मूवमेंट हो जाएगी। सर फिलामेंट ही फ्लैजिला है ना, क्या बच्चे, फिलामेंट ही फ्लैजिला है ना। हां फ्लैजिला की स्ट्रक्चर में तो ये तीनों पार्ट आएंगे। फ्लैजिला की स्ट्रक्चर में फिलामेंट
हुक और बेसल बॉडी, ये तीनों स्ट्रक्चर है, ये तीन पार्ट हो गए एक फ्लैजिला के। लेकिन जो बाहर हमें दिख रहा है तंतु, वो है फिलामेंट, तंतु बोलते हैं। फिलामेंट। सर एक बार हिंदी में बताइए ना इसको। जो फ्लैजिला होता है उसके अंदर तीन भाग होते हैं, बेसल बॉडी, आधारकाय, हुक को ओके बोलेंगे, और फिलामेंट तंतु, ये तीन भाग होते हैं फ्लैजिला के अंदर। आधारकाय बहुत सारे रिंग से मिलकर बना होता है, जिसमें से 4 रिंग कोशिका भित्ति में होते हैं, एल, पी, एस और एम रिंग। यदि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा तो इसके अंदर सिर्फ 2 रिंग होगी, एस और एम रिंग उपस्थित होगी, एलपी रिंग अनुपस्थित होगी, क्योंकि इसके अंदर लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर नहीं होती। और इस रिंग के ऊपर जो फिलामेंट या तंतु का जो मूवमेंट होता है, फ्लैजिला का मूवमेंट होता है, वो किस टाइप की रोटेट मूवमेंट होती है? घूर्णन गति करते हैं, रोटेटरी मूवमेंट करते हैं। समझ गए क्या? यस सर। सी रिंग का बताओ सर। यस सर। सर। हेलो सर सर और बता दीजिए। तो ये LPS लिखा है क्या? क्या बोल रहे हो बच्चे, तुम्हारी आवाज कम आ रही है। LPS के बाद नीचे का M। LPSM, L रिंग, P रिंग, S रिंग और M रिंग, और उसके नीचे C रिंग। हेलो सर। हाँ बच्चा। ग्राम पॉजिटिव में कितने 2 रिंग होगा, उसमें से कौन कौन सा है? हाँ, ग्राम पॉजिटिव में S रिंग और M रिंग होगा सेल वॉल में। ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल में 4 रिंग होगी, L रिंग, P रिंग, S रिंग और M रिंग। उसमें सिर्फ एस एम? किसमें? पॉजिटिव में S और M दोनों। सर स्नैपशॉट लेना था। ग्राम पॉजिटिव में L रिंग और P रिंग नहीं होगा, है ना? सर साइड हटिए ना। तो आप इसको क्या लिखे हैं? MRS है क्या? ये MPS है, सॉरी। ये लिखा है M रिंग, ये लिखा है S रिंग, ये लिखा है P रिंग और ये लिखा है L रिंग। सर ग्राम नेगेटिव में कौन कौन सा होगा? एक बार और रिपीट कीजिए तो। देखो तुम रटो नहीं ना बच्चे, समझो। ये जो सेल वॉल यहाँ पे बनाई है, सेल वॉल किसकी है? ग्राम पॉजिटिव की, ग्राम नेगेटिव? ग्राम नेगेटिव। देखो लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर है, तो ग्राम नेगेटिव में कौन कौन सी रिंग होगी? ये पांचों रिंग। कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं, सेल वॉल की बात कर रहे हैं, तो ये 4। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कौन सी लेयर एब्सेंट होती है? लाइपोपॉलीसेकेराइड एब्सेंट होता है। यस सर। तो L रिंग और P रिंग एब्सेंट हो जाएगा, कौन सा बचेगा? S रिंग, M रिंग और। हो गई बात क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये हो गए हमारी फ्लैजिला की स्ट्रक्चर। अब जिनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, सब में तो नहीं होता फ्लैजिला, जिनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं वो ट्राइकस टाइप के हो जाएंगे, जिनके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होता है वो एट्राइकस टाइप के बैक्टीरिया हो जाएंगे। एट्राइकस बैक्टीरिया क्या होंगे? जिसमें हम क्या देख रहे हैं? फ्लैजिला एब्सेंट। अच्छा, आज का हमारा टाइम हो गया, मैं भूल ही गया, टाइम देखा ही नहीं मैंने बिल्कुल भी। ठीक है, चलो फ्लैजिला की टाइप्स जो है और बाकी बातें जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? फ्लैजिला, मेसोसोम, विलाई, सेल मेम्ब्रेन, ये सब कुछ क्लियर हो गई क्या सब बच्चों को? यस सर। बिल्कुल भी टाइम का अंदाजा नहीं लगा। ठीक है, इसके बाद ओके, थैंक यू, बाय बाय सर। हम बहुत डूब के पढ़ रहे थे। थैंक यू सर। बाय। ओके, थैंक यू, बाय बाय सर। ग्राम पॉजिटिव